नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन चॉइस पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, अभी तक हमने मैसूर पढ़ा था। पिछली वीडियो में पिछली क्लास में हमने आपको मैसूर पढ़ाया था। मैसूर में कितने युद्ध हुए, उन युद्धों में कौन कौन सी संधि हुई और संधि किसने की, उस समय गवर्नर जनरल कौन था जिसने संधि की, वो सब हम आपको एक वीडियो में बता चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने आपको बताया था, अब हम गवर्नर जनरल के हिसाब से पढ़ेंगे, है ना, कि किस गवर्नर जनरल के समय कौन सी बात हुई। जैसे कि पहले वारेन हेस्टिंग, तो वारेन हेस्टिंग समय हमने आपको युद्ध पढ़ा है मैसूर वाले। हालांकि हमने आपको चारों मैसूर के युद्ध एक साथ पढ़ा दिए, क्योंकि ये दो चारों जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि मैसूर में और आगे क्या हुआ, वारेन हेस्टिंग ने और आगे क्या किया। तो अब हम पढ़ेंगे वारेन हेस्टिंग। जिसने भी अभी तक मैसूर की वीडियो नहीं देखी हो तो पहले जाए और मैसूर देखे, उसके बाद ये वाली वीडियो देखे। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग इसके समय क्या हुआ है। सबसे पहली बार प्रथम मैसूर युद्ध हुआ है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग जो टाइम पीरियड है वो है 1772 से 1785। ठीक, 1772 से 1785। इसके समय पहला हुआ है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब हुआ है? 1767 से 1769। ठीक है, फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध ये कब हुआ है? ये हुआ है 1780 से 1784। ठीक है, अब दो युद्ध तो इसके सामने हुए हैं और दो हुए हैं, एक कार्नवालिस और एक वेरेजली, वो हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब हम देखेंगे इसके समय और क्या हुआ है। तो तीसरे नंबर पे आता है, इसके समय हुआ है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक, ये होता है 1772 से 1782। ठीक है, 1775 से 1782। ये होता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक, इसके समय और क्या हुआ है? तो वो हम जो इसके समय हुआ है कार्नवालिस के कुछ सुधार भी हुए हैं। जैसे इसके समय 73 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 का प्रथम एक्ट आया था जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, उसके समय क्या हुआ है? उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसमें क्या हुआ है वो सब हम इसी में देखेंगे। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हम पढ़ चुके हैं। ठीक, हमको पढ़ना क्या है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, है ना, कि मराठा युद्ध क्या हुआ। पहला अंग्रेजों का जो युद्ध हुआ है मराठा, वो पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें क्या होता है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में पानीपत का युद्ध होता है एक बार बहुत पहले 1761 में। ठीक, पानीपत का थर्ड युद्ध होता है। तो पानीपत के थर्ड युद्ध के बाद मराठा शक्ति जो है टूट गई थी, सो गई थी बिल्कुल से। मराठा का वर्चस्व खत्म हो चुका था। इनको दोबारा बैकअप लेने में टाइम लगा, और टाइम कब लगा? 50-75 तक लगा, 61 से 75, इतना टाइम लग गया इनको। ठीक है, तो इस समय पानीपत की थर्ड युद्ध के बाद जो पेशवा बना उसका क्या नाम था? उसका नाम था माधवराव। माधवराव फर्स्ट ये पेशवा बनता है। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि पानीपत के थर्ड युद्ध के बाद पेशवा कौन बना? मराठा पेशवा। तो कौन बनता है? माधवराव फर्स्ट। ठीक, ये पेशवा बना।
इसका जो सेनापति था वो बहुत योग्य सेनापति था। ठीक है, उस योग्य सेनापति का नाम है महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया। तो माधवराव फर्स्ट को महादजी सिंधिया की सेवाएं प्राप्त हुई। सेवाएं मतलब ये इसका सेनापति था, ये योग्य सेनापति था, तो समय समय पर सलाह देना, ठीक है, लड़ाई लड़ना, ये सब यही करता था। ठीक, तो महादजी सिंधिया के नेतृत्व में ये राजा बना और अपना शासन करने लगा। अब समय का पहिया आगे घूमा। ठीक, महादजी सिंधिया को एक बार माधवराव फर्स्ट ने महादजी सिंधिया को कहाँ भेजा? ऊपर की ओर। इसका मतलब मराठा है तो साउथ में होंगे, है ना, इसने ऊपर भेजा दिल्ली की ओर। ठीक, तो महादजी सिंधिया जो है दिल्ली की तरफ चल दिए। ठीक है, दिल्ली की ओर चल दिए और दिल्ली में कौन बैठा है? ये है दिल्ली। दिल्ली में बैठा है शाह आलम, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। ठीक, दिल्ली में बैठा है। तो ये वही बादशाह है, मुगल बादशाह, जिसको वारेन हेस्टिंग ने पेंशन दी थी। ठीक है, इस समय ये पेंशन प्राप्त कर रहा है। क्या प्राप्त कर रहा है? पेंशन 26 लाख रुपए सालाना। तो क्या किया महादजी सिंधिया ने? अपने सैनिकों के साथ दिल्ली गए और शाह आलम सेकंड को दोबारा गद्दी पे बैठा दिया। ठीक है, अभी तक ये किसके नेतृत्व में था? अभी तक था वारेन हेस्टिंग के। अब महादजी सिंधिया ने इसको दोबारा गद्दी पे बैठा दिया। क्वेश्चन फंसेगा, किस मुगल बादशाह को मराठों ने गद्दी पे दोबारा बैठाया? शाह आलम सेकंड। या फिर फंसेगा क्वेश्चन, शाह आलम सेकंड को किस मराठा पेशवा ने गद्दी बैठाया? तो पेशवा पूछे तो माधवराव फर्स्ट, सेनापति पूछे तो महादजी सिंधिया। ठीक, अब शाह आलम सेकंड जो है गद्दी में बैठ गए। अब ये वारेन हेस्टिंग्स की जो पकड़ थी उनसे दूर हो गया। अभी तक इस पर कंट्रोल कौन कर रहा था? वारेन हेस्टिंग, है ना, इस पर नियंत्रण ब्रिटिश कर रहे थे। तो अब ये इसके नियंत्रण से हट के किसके नियंत्रण में आ गया? अब ये आ गया मराठों के नियंत्रण में। ठीक है, जैसे ही महादजी सिंधिया ने इसको गद्दी पे बैठाया, इसने शाह आलम सेकंड ने माधवराव फर्स्ट को एक उपाधि दी। उस उपाधि को कहते हैं वकील ए मुतलक। वकील ए मुतलक इसकी उपाधि थी। सीधा क्वेश्चन फंसेगा, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि शाह आलम सेकंड को महादजी सिंधिया ने बैठाया गद्दी पे, तो इनको लगता है कि ये महादजी सिंधिया को इसने उपाधि दी है, पर नहीं, इसने उपाधि दी है किसको? माधवराव फर्स्ट को। कौन सी? वकील ए मुतलक की। ठीक है, अब शाह आलम सेकंड मराठों के नियंत्रण में आ गया। ठीक है, इस बात से वारेन हेस्टिंग गुस्सा हो गया। वारेन हेस्टिंग गुस्सा हो गया और इसके 26 लाख रुपए सालाना वेतन मिलता था, उसको बंद कर दिया। ठीक, अब इस समय पर याद होगा, मराठा जब दिल्ली तक पहुंच चुके थे, दिल्ली के आगे थोड़ा रुहेलखंड एक क्षेत्र पड़ता है, अवध के पास रुहेलखंड। कौन सा? रुहेलखंड। रुहेलखंड क्षेत्र है। इसका जो उस समय नवाब था, ये शासक था, उसका नाम है मोहम्मद हाफिज खान। मोहम्मद हाफिज खान ये रुहेलखंड का सरदार था। ठीक है, तो मराठों ने सोचा जब यहाँ तक आ ही गए हैं इसको भी निपटा देते हैं। ठीक, तो मराठा जो है महादजी सिंधिया वहां पर था। ठीक है, तो महादजी सिंधिया आगे बढ़े और रुहेलखंड पे आक्रमण करने की योजना बनाई। ठीक, ये योजना बनाई इन लोगों ने। तो रुहेलखंड की सरदार है हाफिज खान। ध्यान सुनिएगा, महादजी सिंधिया ने, मराठा सरदार ने रुहेलखंड पे अटैक की योजना बनाई। तो हाफिज खान को ये बात पता चल गई। तो हाफिज खान ने रुहेलखंड के पास एक और क्षेत्र था जिसका नाम है अवध।
अवध। अवध के समय जो नवाब है वो है शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला हाफिज खान ने शुजाउद्दौला से हेल्प मांगी, सहायता मांगी। माधवराव फर्स्ट के जो वजीर है महाजी सिंधिया, इसने दिल्ली पे सहारन बैठाया। उसके बाद रुहेलखंड पे अटैक किया। रुहेलखंड पे अटैक कर रहा था तो रुहेलखंड का जो शासक है वो है मोहम्मद हाफिज खान। तो मोहम्मद हाफिज खान ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सहायता मांगी। ठीक है, शुजाउद्दौला ने कहा सहायता तो हम कर देंगे, पर मेरे सहायता करने के बदले में तुम मुझे मेरे अकाउंट में 40 लाख रुपए दोगे। तो शुजाउद्दौला ने अपना एसबीआई का अकाउंट नंबर दिया, यहाँ पे एसबीआई का अकाउंट नंबर दिया और उसने कहा 40 लाख भेज दो। ठीक है, तो जो हाफिज खान है ये एग्री हो गया, मतलब मान गया और कहा ठीक है तुम मेरी सहायता करो, उसके बाद मैं तुम्हें 40 लाख दूंगा। ठीक है, जैसे ही महाजी सिंधिया ने यहाँ अटैक किया वैसे ही एक खबर पहुंची इनके पास। किसके पास? महाजी सिंधिया के पास। ठीक है, अटैक करने की योजना बनाई, पास गए, वैसे ही खबर पहुंची कि हमारे पेशवा माधवराव फर्स्ट की मृत्यु हो गई। ये निपट गए। अब आप लोग सोचो, इसका राजा निपट जाए वो युद्ध लड़ेगा? नहीं। जब इनके पास न्यूज गई कि माधवराव निपट गए तो महाजी सिंधिया इन पे अटैक नहीं किए थे। समझने मेरी बात को, ये निपट गए, इनकी खबर यहाँ पहुंची, ये तुरंत ही जहां खड़े थे रुहेलखंड के क्षेत्र के बाहर युद्ध करने के लिए, वहां से इन्होंने अपने घोड़ों को मोड़ा और फिर से आगे कहा दक्षिण भारत, यानी अपने राज्य। ठीक है, और युद्ध नहीं हुआ। जब युद्ध नहीं हुआ तो भैया जो अवध नवाब शुजाउद्दौला, इसने कहा, फोन मिलाया किसको? हाफिज खान को, और कहा कि भैया 40 लाख अभी तक आया नहीं है, कब भेज रहे हो? तो हाफिज खान ने कहा कौन सा 40 लाख? युद्ध हुआ नहीं, आपने सहायता की नहीं, हमने मांगी नहीं, तो फिर कौन 40 लाख? तो शुजाउद्दौला ने कहा नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होता, 40 लाख तो तुम्हें देने पड़ेंगे। अब युद्ध हुआ हो चाहे ना हुआ हो, हमारी बात हो गई है, पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। इसने कहा नहीं हम पैसे नहीं देंगे। अब अवध के नवाब है शुजाउद्दौला, इसने क्या किया? इसने ये गया वारेन हेस्टिंग के पास। वारेन हेस्टिंग के पास चला गया और कहा कि हम दोनों मिलकर रुहेलखंड पे अटैक करते हैं और उसका क्षेत्र अपने उसमें मिला लेते हैं। इसने ब्रिटिश का फायदा, तो ब्रिटिश का फायदा ये हुआ कि इसने ब्रिटिश से रामनगर की संधि की। कौन संधि की? रामनगर की। ठीक, रामनगर की संधि की और संधि में इसने रुहेलखंड को हरा दिया ब्रिटिश ने और शुजाउद्दौला ने मिलकर। जब दोनों हार गए तो इसका क्षेत्र है रुहेलखंड, इसको शुजाउद्दौला ने अवध में मिला लिया। तो ये था रुहेलखंड और अवध के बीच का संघर्ष। ठीक है, उसने 40 लाख रुपए उसको नहीं दिए, उसने वारेन हेस्टिंग पास गया, रामनगर की संधि की और रुहेलखंड को मिला लिया अवध में। ठीक, इस बात से वारेन हेस्टिंग की आलोचना की गई। क्या की गई? आलोचना, कि जब उसने कुछ किया नहीं, किसने? रुहेलखंड ने, तो तुमने फालतू में उस पर अटैक क्यों किया? ठीक है, और क्षेत्र जो है अटैक किया तो उसको अवध मिलवा दिया। इस बात से उसकी आलोचना की गई। ठीक, किसने की? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने, जो बैठे हुए हैं वारेन हेस्टिंग के ऊपर। अब आपको पता होगा कि महाजी सिंधिया जो सरदार थे, मराठा सरदार, वो दक्षिण जा चुके थे। ठीक है, वो दक्षिण की ओर जा चुके थे और माधवराव फर्स्ट की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक, तो जो अगला बादशाह बना वो बना नारायण राव। कौन बना? नारायण राव। उसको देखते हैं आगे।
माधवराव फर्स्ट के पास जो पास पेशवा बना वो बना नारायणराव, ये पेशवा बनता है। लेकिन इसको पेशवा बनते ही यहाँ पर एक सरदार है, कहाँ पर, मराठा में, रघुनाथ राव। रघुनाथ राव, ठीक है, नारायण राव की हत्या कर देता है, ये षड्यंत्र करके इसको मरवा देता है। अब ये भी निपट गया। इसने सोचा इसको मार देंगे तो इसको जो है पेशवा बना देंगे, ये सोच के रघुनाथ राव ने इसको नारायण राव को निपटा दिया, ठीक है। इसकी निपट गया। जब निपट गया तो मराठा सरदार में प्रश्न चिन्ह आ गया कि अब पेशवा कौन बनेगा, ठीक। अब पेशवा कौन बनेगा, तो आज जैसे कि आप वहीं पढ़ते, तो वहां पर एक योग्य सेनापति और है, योग्य सरदार मराठों के पास, जिनका नाम है नाना फड़णवीर। नाना फड़णवीर, ठीक है। इसने जो क्या किया, जो है माधवराव सेकंड को पेशवा बनाया। पहले कौन बना, माधवराव फर्स्ट, ठीक। उसके बाद नारायण राव, उसके बाद माधवराव सेकंड। शाह आलम सेकंड गद्दी में दोबारा बैठा किसके समय, माधवराव फर्स्ट के समय, ठीक है। ये माधवराव सेकंड है। अब ये राजा बन गया। जब ये शासक बन गया, दोबारा पेशवा बना, तो जो रघुनाथ राव है ये जो है गुस्सा हो गया, ठीक है। ये गुस्सा हो गया और गुस्सा होके सोचा मेरा षड्यंत्र जो किया, जो मेरी प्लान बनाया, योजना बनाई, सब फेल हो गई। और ये जो है वारन हेस्टिंग पास चला जाता है, ठीक है। क्योंकि वारन हेस्टिंग ने ये ऐड करवाया था, प्रचार करवाया था कि निराश लोग दुखी मत हो, मेरे पास आए। तो निराश था तो दुखी नहीं होना था, तो इसके पास चला गया। इसके पास चला गया और इससे कर ली सूरत की संधि। किससे कर ली, वारेन हेस्टिंग से। किसने की, रघुनाथ राव ने, ठीक है। सूरत की संधि कर ली। बात यहाँ बराबर बढ़ते जा रहे हैं, तो आप देखिएगा कि डार बार बढ़ेंगे। अभी 2 है 4 है। तो माधवराव सेकंड पेशवा बना, रघुनाथ राव ने वारेन हेस्टिंग से सूरत की संधि कर ली। ये संधि कब होती है, ये संधि होती है 1775 में, ठीक। यहां से चालू होता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, 1772 से 1782 तक जाएगा, ठीक। यहां चालू होता है। अब इस संधि क्या है सूरत की, इस संधि के दौरान क्या हुआ, वारेन हेस्टिंग को कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए, ठीक है। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, वो हैं सॉल्सेट और बेसिल, ये क्षेत्र प्राप्त हो गए, ठीक है। और सूरत और भड़ौच, यहाँ का भू राजस्व प्राप्त हो गया। सूरत की संधि 1772 में हुई। इसके अनुसार वारेन हेस्टिंग को सॉल्सेट और बेसिन का क्षेत्र प्राप्त हुआ और सूरत और भड़ौच का भू राजस्व यानी कि टैक्स वहां का कौन देगा, अब ब्रिटिश देंगे, ये प्राप्त हो गया। और बदले में इन्होंने इसको प्रॉमिस किया कि इसको हम पेशवा बना देंगे। ये है सूरत की संधि। अब यहाँ से युद्ध स्टार्ट होता है, ठीक। अब ये चालू हुआ। पहले वारेन हेस्टिंग ने भेजा किसको, कर्नल किटिंग को। किसको भेजा, किटिंग को। ये ब्रिटिश अधिकारी है, इसको भेजा मराठों से लड़ने। इसने मराठों से लड़ाई लड़ी और लड़ाई का नाम है अर्काश की लड़ाई। अर्काश की लड़ाई हुई।
इस लड़ाई को बोलते हैं अदास की लड़ाई। ये हुई है 1775 में। ठीक, अदास की लड़ाई हुई 1775 में। इस लड़ाई में किटिंग और मराठी आपस में भिड़े, लेकिन इसमें ब्रिटिश हार गए। पहली लड़ाई हुई अदास की लड़ाई 1775 में। 1775 में अदास की लड़ाई हुई। ठीक, इस लड़ाई में किटिंग जो ब्रिटिश अधिकारी है ये हार जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसके हारते ही वारन हेस्टिंग को मराठों की शक्ति का पता चलता है कि मराठा अभी भी बहुत शक्तिशाली हैं, जितना पानीपत के पहले थे। ठीक है, और इस समय जो शासक है मराठों का पेशवा वो है माधवराव सेकंड। ठीक, तो वारन हेस्टिंग क्या करता है, इनसे लड़ाई बंद न करने का प्रॉमिस करता है। ठीक, हेस्टिंग जो है क्या करता है, लड़ाई ना करने की प्रॉमिस करता है, किससे, माधवराव सेकंड से। ठीक है, और इनसे क्या करता है कि अब ये लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, और लड़ाई ना करेंगे, और इनसे माधवराव सेकंड जो है इनको सालसेट का क्षेत्र दे देता है। सालसेट का क्षेत्र जो मिला है, इनमें से बेसिन भी इनको मिल चुका है, लेकिन जब ये लड़ाई हो गई अदास की तो इनको सिर्फ सालसेट मिलता है, बेसिन के क्षेत्र खाली कर दिए जाते हैं। मतलब अभी इनके पास दो क्षेत्र हैं, सालसेट और बेसिन, और दो कौन थे, सुब्रत और भड़ौच। ठीक, लेकिन जब ये लड़ाई हो गई है अदास की लड़ाई, तो सारे क्षेत्र इन्होंने खाली कर दिए और सिर्फ सालसेट का क्षेत्र इनको मिला, क्योंकि ये वाले जो वीर हार चुके हैं। ठीक, यही अगर जो भारतीय हार जाते ना तो ये ब्रिटिश हैं पता नहीं कितनी लंबी संधि करते हैं। याद करो मैसूर में टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में संधि जब हुई है। ठीक है, तो वही सब है। अब जब इसने प्रॉमिस किया युद्ध नहीं करेंगे, और इन्होंने प्रॉमिस किया कि रघुनाथ राव की हेल्प भी नहीं करेंगे, तो सब लोग अपने अपने घर चले गए कि युद्ध होना नहीं है, खत्म। लेकिन जो वारन हेस्टिंग है इसकी लिखित रूप से आलोचना की जाती है। कौन करता है आलोचना, वो करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी जो उसके उपाधिकारी हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी बीओडी। इसकी लिखित रूप से लिखकर आलोचना करते हैं कि तुम कैसे एक गवर्नर हो, एक युद्ध में हार गए और युद्ध में हार युद्ध बंद कर दिया, दोबारा युद्ध चालू करो, फिर से लड़ो और उनको हराओ। अब ये जानता था क्योंकि इसी टाइम पे मैसूर के युद्ध भी चल रहा होता है, यही मराठा वाला भी चल रहा है, तो ये सोच रहा है कि तो होना नहीं है। लेकिन इनके दबाव में, डायरेक्टर्स के दबाव में इसने फिर से युद्ध चालू किया, और 4 साल बाद 1779 में एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं तेलगांव की लड़ाई। तेलगांव की लड़ाई। ठीक, अब तेलगांव की लड़ाई होती है, ये भी होती है मराठा और ब्रिटिश के बीच। ठीक, इस तेलगांव की लड़ाई जब होती है, इसमें भी वारन हेस्टिंग हारता है। कैसे ब्रिटिश हार गए, एक के बाद एक, पहले चौका पे छक्का। ठीक है, इसमें भी ब्रिटिश हार गए। अब ये फिर से दुखी, तो लड़ाई हुई, तो लड़ाई के बाद संधि हुई जिसको बोलते हैं बड़े गांव की संधि। बड़े गांव की संधि। ठीक, अब बड़े गांव की संधि में क्या हुआ, उसमें यह हुआ कि जब पहली लड़ाई हुई है अदास की, उसमें ब्रिटिश को सिर्फ सालसेट मिला है, बेसिन और सूरत और भड़ौच ये मिल जाएंगे इसको माधवराव को। ठीक, अब जब ये लड़ाई हुई है तेलगांव की लड़ाई, इसमें संधि हुई है बड़े गांव की। इस संधि के अनुसार इनके हाथ से सालसेट भी चला गया। पहले सालसेट मिल गया था, अब ये भी गया। अब ब्रिटिश के पास कुछ नहीं बचा, और ऊपर से इनसे प्रॉमिस ले लिया गया कि अगर अब आपने रघुनाथ राव की हेल्प की तो हम आपके ऊपर फिर से अटैक करेंगे। उस समय
मैसूर भी युद्ध चल रहा था, तो उसने कहा ठीक है आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अब युद्ध नहीं होगा। ठीक, 79 में 1779 में तियरगांव में लड़ाई हुई। ठीक, फिर समय पहिया आगे चला, समय पहिया आगे चला और इनका युद्ध सेनापति कहाँ है? महादजी सिंधिया, जो मैंने बताया था आपको, जिसने मराठा की शक्ति को बढ़ाया और मुगल बादशाह को दोबारा शासक बनाया। ठीक, तो महादजी सिंधिया के प्रयासों से 1782 में एक संधि होती है जिसको बोलते हैं सालवाई की संधि। ये अंतिम संधि होती है सालवाई की संधि। ये होती है 1782 में। इस संधि के अनुसार ये युद्ध खत्म, प्रथम वाला युद्ध खत्म हुआ है, अभी सेकेंड थर्ड फोर्थ जितने होंगे वो अभी बचे हैं। इस संधि के अनुसार ये युद्ध खत्म। ये युद्ध स्टार्ट होता है सूरत की संधि से 1775, खत्म हुआ है सालवाई की संधि से 1782। आपकी बात पता होगी, जब लड़ाई हुई है अद्रास की लड़ाई, जिसमें सालसेर और बेसीन, सूरत और भड़ौच अंग्रेजों को मिलते हैं, तो अद्रास की लड़ाई में सालसेर बचता है, बाकी छीन लिए जाते हैं। तो यहाँ पे एक संधि होती है जिसको बोलते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि। इसी संधि के अनुसार सालसेर पर दिया जाता है अंग्रेजों को, बाकी ले लिए जाते हैं। ठीक, तो ये है फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध। स्टार्ट कहां से हुआ? 1775 सूरत की संधि। उसकी पहली घटना यह है कि मराठा सरदार है जो हाफिज रहमत खान, तो हाफिज रहमत खान ने मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को दोबारा गद्दी बैठाया। ठीक, दोबारा गद्दी बैठाया तो शाह आलम सेकंड ब्रिटिश के नियंत्रण से छूट के मराठों के नियंत्रण में आ गया। ठीक है, अब जो मराठा सरदार थे उन्होंने रुहेलखंड पे अटैक करने की योजना बनाई, सोच ही रहे थे। ठीक है, ये बात किसको पता चल गई? रुहेलखंड के शासक हाफिज मोहम्मद खान या मोहम्मद हाफिज। ठीक, हाफिज खान ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला से हेल्प मांगी, सहायता मांगी। सुजाउद्दौला ने सहायता दी, लेकिन उससे कहा मुझे 40 लाख रुपए चाहिए तो मैं सहायता करूंगा। इसमें भी रुहेलखंड के सरदार हाफिज खान रेडी हो गया और कहा पहले सहायता फिर 40 लाख। ये बात एग्री हो गई, लेकिन मराठों ने अटैक किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि माधवराव फर्स्ट जो उनका पेशवा था उसकी मृत्यु हो गई थी। ये बात जब उनको पता चली तो ये वापस हो गए, वहीं से वापस लौट गए और कोई युद्ध नहीं हुआ। जब कोई युद्ध नहीं हुआ तो सुजाउद्दौला ने 40 लाख रुपए मांगे अपने, तो यही बात उसने बोली हाफिज खान ने, जब युद्ध नहीं हुआ तो पैसे क्यों दे? तो जो अवध नवाब है उसने वार्ड हेस्टिंग से संधि की, इसको बोलते हैं रामनगर की संधि। इस संधि के दौरान इसने रुहेलखंड पे शासक जो हाफिज खान है उस पर अटैक किया और रुहेलखंड को अवध में मिला लिया। ठीक, अब माधवराव फर्स्ट की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद जो शासक बनता है उसका नाम होता है नारायण राव। ठीक है, लेकिन जो रघुनाथ राव है ये नारायण राव की हत्या कर देता है। क्यों करता है? इसलिए क्योंकि ये सोचता है कि अगर मैं उसको मार दूंगा तो मैं शासक बन जाऊंगा और कोई वहां पर योग्य होता नहीं है। लेकिन इसकी योजना फेल हो जाती है, क्योंकि उस समय एक सरदार राव थे जिसको बोलते हैं नाना फड़नवीस। नाना फड़नवीस ने रघुनाथ राव की जगह माधवराव सेकंड को पेशवा बनाया। ये माधवराव फर्स्ट का पुत्र है, ठीक है, छोटा है, तो इसको बनाया। जब माधवराव सेकंड पेशवा बना तो इसका प्लान जो है फेल हो गया। जब प्लान फेल हो गया तो ये चला गया वारेन हेस्टिंग के पास और इससे कर देता है सूरत की संधि। ये होती है 1782
1775 में। ठीक, यहाँ से अंग्रेज भी इन्वॉल्व हो गए। अब सूरत संधि के बाद इसने वादा किया रघुनाथ राव ने, हम आपको साल से बेसिन का क्षेत्र देंगे, सूरत और भड़ौच का भू राजस्व भी देंगे, और बदले में हेस्टिंग ने इसको पैसा उड़ाने की बात कही। ठीक है, ये थी सूरत की संधि। अब सूरत की संधि के बाद क्या हुआ, चालू हो गया भैया युद्ध। इसने हेस्टिंग ने भेजा किसको, किटिंग को। किटिंग को भेजा मराठों से लड़ने, मराठों से लड़ाई लड़ी, जिसको बोलते हैं अद्रास की लड़ाई। ठीक, 75 में अद्रास की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में किटिंग हार गया, मतलब ब्रिटिश हार गए, और संधि हुई पुरंदर की। इस संधि के दौरान ब्रिटिश को सिर्फ साउथर्न मिलता है, बाकी क्षेत्र वापस ले लिए जाते हैं। ठीक, फिर युद्ध चालू हुआ। फिर हुआ 1779 में 13 गांव की लड़ाई हुई। इस लड़ाई के बाद संधि होती है, वो होती है बड़े गांव की संधि। लड़ाई के बाद संधि जरूर याद कर लेना। तो बड़े गांव की संधि हुई। इस संधि के अनुसार ब्रिटिश से साउथर्न भी ले लिया गया। ठीक, फिर कुछ प्रयासों के बाद एक महान जी लिया है, महान जी, इनकी कृपा से, इनके प्रयासों से सालबाई की संधि हुई 1782 में, और युद्ध खत्म। ये था प्रथम अंग मराठा युद्ध। अब हम देखेंगे वारेन हेस्टिंग समय और क्या हुआ है। ठीक है, इसके समय 3 युद्ध हुए थे, 3 पढ़ लिए, 2 मैसूर के हुए थे और एक मराठा वाला हुआ। अब देखेंगे और क्या हुआ है। इसके कुछ सुधार हैं, वारेन हेस्टिंग के सुधार देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग ने सबसे पहले कोर्ट ऑफ जेंटुला, इसकी जो है स्थापना करी। ठीक है, कोर्ट ऑफ जेंटुला की स्थापना की। ठीक, और इसके समय पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना हुई। हालांकि इसकी स्थापना की किसने है, विलियम जोन्स ने। नाम सुना होगा, विलियम जोन्स। इसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की है, लेकिन हेस्टिंग के समय पे की है। ठीक है, इसलिए पढ़ेंगे कोर्ट ऑफ जेंटुला, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये एक अनुवाद विभाग है, ट्रांसलेशन। ठीक, ब्रिटिश की जो भारतीयों की जो किताबें हुआ करती थी, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लोग पढ़ते थे। ठीक है, तो यही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक, और वारेन हेस्टिंग समय क्या हुआ है, इसके समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया है। ठीक, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसी एक्ट के तहत क्वेश्चन फंसता है, ये एक्ट क्या है। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है। सुप्रीम कोर्ट। ठीक, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसी एक्ट के तहत 1773 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है। और इसके समय 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट आया है।
1773 में और भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं। तो जब हम आपको एक्ट पढ़ाएंगे सारे, उसमें हम ये भी निपटा देंगे, ठीक है। इसी समय का है देख लेते हैं मेन चीज। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हुआ है, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, ठीक, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई है, ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, ठीक है। ये है वारेन हेस्टिंग के सुधार, ठीक। आप कोड ऑफ वेंटुला कौन लाया? वारेन हेस्टिंग, ठीक। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस समय हुई है? वारेन हेस्टिंग। किसने की है? विलियम जोन्स। इस 1773 किसी समय आया है? वारेन हेस्टिंग, ठीक है। और 1784 का भी इसी समय आया है, क्योंकि हेस्टिंग जो है 85 तक रहता है, ठीक है। 84 में एक्ट आ गया। अब इसके समय कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके अनुसार इसके ऊपर एक दाग लग गया है, धब्बा। वो देख लेते हैं कि वारेन हेस्टिंग चरित्र पे दाग लगा है, वो दाग भी देख लेते हैं कैसे लगा। इसने कुछ ऐसे काम किए हैं इंडिया में जिसकी वजह से इसको कुछ उस तरीके से भी याद करते हैं, ठीक है। वो क्या है? सबसे पहली बात, इसने एक राज्य है हमारा अवध, इसने अवध की बेगम थी, उन्हीं बेगमों के साथ इसने दुर्व्यवहार किया, ठीक है, दुर्व्यवहार किया, अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार। और एक किसान थे जिसका नाम था चैत सिंह, ठीक है, चैत सिंह को फांसी पर लटका दिया बिना किसी गलती के। चैत सिंह को फांसी दे दी बिना किसी गलती के, ठीक है। इसी चैत सिंह ने जो फांसी दी है, इसी गलती में इसके ऊपर केस चला, इसके ऊपर वारेन हेस्टिंग के ऊपर केस चलता है। उस समय न्यायाधीश कौन होता है? वर्क, ठीक, न्यायाधीश होता है वर्क। वर्क ने इसके ऊपर लगा दिया महाभियोग। क्वेश्चन फंसता है, एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल जिसके ऊपर महाभियोग लगाया गया है, तो महाभियोग किसके ऊपर लगाया गया है? वारेन हेस्टिंग के ऊपर। किसने लगाया है? वर्क ने, ठीक। ये है इन्हीं के ऊपर, इनके इसके ऊपर दाग लग गया है। ये है आपका वारेन हेस्टिंग। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद कौन है गवर्नर जनरल बनकर आया। इसके बाद जो बनता है वो होता है कॉर्नवालिस। अब कॉर्नवालिस ने क्या किया वो भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके समय पे तीसरा आम मैसूर युद्ध हुआ। कॉर्नवालिस के समय पे सिविल सेवा, जिसको आप लोग आज यूपीएससी बोलते हैं, ठीक, उसका जनक भी कॉर्नवालिस को कहते हैं। जिसको आप लोग पुलिस बोलते हैं, पुलिस का जनक भी कॉर्नवालिस है। पुलिस एक ऐसी व्यवस्था है जो सबसे पहले भारत में आई थी, भारत में आने के बाद इंग्लैंड गई है, ठीक। और भी बहुत सारे सुधार हैं। 17 कॉर्नवालिस समय वो भी हुआ है, सूर्यास्त कानून आया है 1793 में, ठीक है। जमींदारी व्यवस्था आई है, ठीक। करते हुए कॉर्नवालिस खुले जमींदार है। तो जब हम कॉर्नवालिस पढ़ेंगे तब बड़ी मजा आएगी, ठीक है। तो वो देखेंगे हम अपनी आगे लेक्चर में। आज के लिए रखते हैं। और ये है हमारा पूरा मैसूर के बाद वारेन हेस्टिंग। अभी तक हमने आपको पूरा मुगल पढ़ा दिया, बंगाल पढ़ा दिया, मैसूर, अब हेस्टिंग। अब हम सिर्फ गवर्नर जनरल के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेस्टिंग बढ़ गया, पहला गवर्नर जनरल बनता है भारत का, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कॉर्नवालिस, तो उसमें देखेंगे, ठीक है। आज के इतना रखते हैं। जिसने मेरी अभी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो वो देख लें। मैसूर कैसे हुआ, उसके पहले बंगाल, फिर मुगल। तो आप लोग शुरुआत से देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आपको वीडियो, ठीक है। और मेरे साथ साथ जो आप लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की टीचिंग की,
इतनी गारंटी है टीचिंग की, आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो एक बार वीडियो देखिए, आपको खुद समझ में आएगा। अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा ना तो समझ जाएगा टीचर कैसे पढ़ा रहा है। आप, मैं कहता हूँ अभी आपने पढ़ा क्या है, वार्डन हिस्ट्री मैसूर पढ़ लिया, आप क्या करिए, प्रैक्टिस उठाइए, आप वो उठाइए या फिर सिर्फ वार्डन हिस्ट्री की प्रैक्टिस दीजिए, गारंटी है क्वेश्चन बाहर हो जाएगा। आप प्रैक्टिस उठाइए मैसूर का, यहाँ तक कि पीसीएस लेवल के एग्जाम के भी उठाइए प्रैक्टिस मैसूर का, और क्वेश्चन बाहर निकालिए, जो आएगा इसी बोर्ड से आएगा, ठीक है। वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं, तो आप ये देखिए टीचिंग सुपर टेट कोई वनडे एग्जाम हो हिस्ट्री, और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के लिए मैथ प्रॉपर क्लास लेकर आए, तो उसी लिए बात चल रही है रोहित सर से। आप वो जैसा देखेंगे क्योंकि डायरेक्टर वही है, तो मैथ की क्लास भी आएंगे बहुत जल्दी आएंगे, उसके बाद इंग्लिश की भी आपको प्रॉपर मिलेगी।